नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से रिवीजन क्लास 11 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो लेक्चर्स हैं उनको आप जरूर देख लें दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है दोस्तों द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑटोबायोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर कैलीग्राफी। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेमोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें ऑटोबायोग्राफी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं, यानी कि द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, यानी कि आत्मकथा। ठीक, बात करेंगे कार्टोग्राफी की। कार्टोग्राफी क्या होता है दोस्तों, आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप। ठीक है, आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप। ठीक है, यानी कि मानचित्रकार जिसको हम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी क्या होता है दोस्तों, कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग यानी कि हम जिसको सुंदर लिखावट कहते हैं। ठीक है, तो चारों आपको ध्यान में रखने हैं, ऑटोबायोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी और कैलीग्राफी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों द हाउस ऑफ एन एस्किमो। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले भी करवा रखे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इग्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवियरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एवियरी एवियरी होता है दोस्तों अ प्लेस फॉर बर्ड्स, जहाँ दोस्तों चिड़ियाओं का पालन किया जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। ठीक है, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। ठीक है, एफियरी किसको बोलते हैं दोस्तों, दोनों आपके मिलते जुलते हैं तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एवियरी का मतलब होता है अ प्लेस फॉर बर्ड्स। ठीक है, अ प्लेस, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। ठीक है, एपियरी किसको बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं अ प्लेस फॉर बीज। ठीक है, अ प्लेस फॉर बी। ठीक है, यानी कि मधुमक्खी पालन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपियरी, मधुमक्खी पालन। और एवियरी होता है दोस्तों जहाँ पर जो है बर्ड्स को जो है पाला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हैमलेट की बात करें तो हैमलेट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, यानी कि गांव में घरों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी पहला। ठीक है, हैमलेट किसको बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ हाउसेज, अ ग्रुप ऑफ हाउसेज। ठीक है, इन अ विलेज। क्लियर है, तो यहाँ पर चारों आपको ध्यान में रखने। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है टू सराउंड विथ आर्म्ड फोर्सेस। क्या हो जाएगा बताइए, टू सराउंड विथ आर्म्ड फोर्सेस, सेना द्वारा किसी स्थान को चारों ओर से घेर लेना, क्या बोलते हैं इसको, सीज बोलते हैं, पॉस्टुमस बोलते हैं, सीज बोलते हैं या फिर बिसीज बोलते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका, सेना द्वारा किसी स्थान को चारों ओर से घेर लेना क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों बिसीज। ठीक है, क्या कहा जाता है, बिसीज कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सीज का मतलब क्या होता है, SEIZD, सीज का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, जब्त करना। ठीक, यानी कि कह सकते हैं आपका, ठीक है, जब। और पॉस्टुमस का आप जानते हैं दोस्तों, पॉस्टुमस का मतलब क्या होता है, पॉस्टुमस का मतलब होता है हैपनिंग आफ्टर डेथ, यानी कि मरणोपरांत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
और इस सीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, पोस्टुमस पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे पोस्टुमस। ठीक है, हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैपनिंग आफ्टर डेथ, यानी कि मरणोपरांत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस, सेना द्वारा किसी स्थान को चारों ओर से घेर लेना कहा जाता है besiege। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एंटोनिम्स बताना है, विलोम बताना है दोस्तों। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिस्पैच। चलिए, डिस्पैच का आपको विलोम बताना है, उल्टा बताना है डिस्पैच का, क्या हो जाएगा बताइए। डिस्पैच, डिस्पैच मीन्स क्या होता है दोस्तों, डिस्पैच मीन्स होता है भेजना, डिलीवर करना। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्वायर कहाँ पर है आपका, ऑप्शन ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिस्पैच मीन्स होता है डिलीवर, भेजना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, प्राप्त करना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एग्जाम्पलरी। ठीक है, एग्जाम्पलरी का जो है आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, डिजायरेबल, ठीक है, फेटफुल, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री, या फिर टेडियस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, एग्जाम्पलरी का जो है आपको क्या बताना है, विलोम बताना है, एंटोनिम्स बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है दोस्तों संतोषजनक, क्या होता है, संतोषजनक। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, संतोषजनक का क्या हो जाएगा, असंतोषजनक, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेडियस का मतलब क्या होता है, टेडियस का मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। 6 है दोस्तों, सिनोनिम्स ऑफ प्रूडेंट। ठीक है, आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है किसका, प्रूडेंट का। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, केयरलेस, वेस्टफुल, फ्रजाइल, या फिर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करना है प्रूडेंट। मैंने बताया दोस्तों अच्छे से आपको, प्रूडेंट मीन्स क्या होता है, विवेकपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, प्रूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पर्याय, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, फर्जाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है दोस्तों, सिनोनिम बताना है इमर्ज का। चलिए इमर्ज का बताना है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, वाइनिस, अपीयर, डिसअपीयर, या फिर फोर्थ राइट। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। इमर्ज मीन्स क्या होता है दोस्तों, इमर्ज मीन्स होता है कम आउट, यानी कि प्रकट होना कह सकते हैं, या फिर आप निकलना कह सकते हैं, इमर्ज। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम बताना है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपीयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपीयर, यानी कि प्रकट होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किसका, रिकमेंड का जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है यहाँ पर। तो रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है, चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 का बताना है। चलिए आंसर कीजिए, रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है, RECOMM, रिकमेंड, END। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये होती है दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग रिकमेंड की। ठीक है, रिकमेंड यानी कि सिफारिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर 8 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किसका, गवर्नमेंट का जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो ये आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा बताइए 9 का राइट आंसर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। GOVERNMENT, ठीक है, एन होता है बीच में, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, GOVERNMENT, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है दोस्तों, लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ। चलिए आंसर कीजिए। लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, यानी कि जो लेटर्स जो है एडिटर को लिखे जाते हैं वो जनरली स्टार्ट्स होते हैं दोस्तों किससे, सब्जेक्ट, डेट, सेंडर्स एड्रेस या फिर रिसीवर्स एड्रेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 10 का। जो एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है वो किस में आता है आपका, मैंने पिछले वाले उसमें बताया था आपको, जो एडिटर को पत्र लिखा जाता है ये आता है आपका फॉर्मल में, ठीक है, फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 का सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है वो जनरली स्टार्ट होता है आपका सेंडर्स एड्रेस के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हेनरी फील्डिंग वॉज बॉर्न इन द ईयर। आपको बताना है हेनरी फील्डिंग का जो है जन्म जो है कब हुआ था, ठीक है। ये मैंने कई बार बता रखा है आपको। आंसर करिए क्या हो जाएगा, 1705, 1707, 1709 या फिर 1710। हेनरी फील्डिंग दोस्तों, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका जोसेफ एंड्रयूज़ हो गया, ठीक है, जोनाथन वाइल्ड हो गया, टॉम जोन्स हो गया, ठीक है, अमेलिया हो गया। तो ये सारे इन्हीं के वर्क्स हैं हेनरी फील्डिंग के। तो यहाँ पर बॉर्न पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, क्या हो जाएगा 1707, ठीक है। 1707 में जन्म हुआ था दोस्तों हेनरी फील्डिंग का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका बॉर्न और जो डाइट है वो पूछा जाता है, तो इनकी डेथ कब हुई थी दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, 1754, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों, हेनरी फील्डिंग, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें हेनरी फील्डिंग के, तो हेनरी फील्डिंग के इंपॉर्टेंट वर्क्स दोस्तों जैसे आपका कौन सा आपका जोसेफ एंड्रयूज, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। साथ ही साथ आपका टॉम जोन्स, टॉम जोन्स, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जोनाथन वाइल्ड, जोनाथन वाइल्ड, ठीक है। जोसेफ एंड्रयूज कब आया था इनका वर्क बताइए, पूछा जाता है कई बार ये। जोसेफ एंड्रयूज आया था 1742 में, ठीक है, 1742 में। टॉम जोन्स की बात करें तो टॉम जोन्स आया था 1749 में, ठीक है। और जोनाथन वाइल्ड आया था दोस्तों कब आया था, 1743 में, 1743, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखने हैं। अमेलिया भी इनका वर्क है दोस्तों, AMELIA, अमेलिया, ये कब आया था इनका 1751 में, ठीक है। तो इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं हेनरी फील्डिंग के, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इन विच ईयर APJ अब्दुल कलाम रिसीव्ड द भारत रत्न, ठीक है। आपको बताना है APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न जो है कब मिला था, ठीक है। 1997, 1999, 2007 या फिर 2011। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। इन विच ईयर APJ अब्दुल कलाम रिसीव्ड द भारत रत्न, तो अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था दोस्तों आप सभी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1997, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न कब मिला था APJ अब्दुल कलाम को,
1997 में मिला था इनको। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का आपको जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1931 में। ठीक है, कहाँ हुआ था 1931 में? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वरम, तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ जो है कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 2015 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इनको दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपका विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनके वर्क्स भी ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ R.K. नारायण आर सेट इन। आपको बताना है मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ R.K. नारायण आर सेट इन मद्रास, मालगुडी। बताइए क्या रहेगा, या फिर बताइए। तो सभी जानते हैं दोस्तों आप, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 13 का राइट आंसर हो जाएगा मालगुडी। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। R.K. नारायण के इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको सारे बता रखे हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, द बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, द डार्क रूम हो गया, ठीक है, मालगुडी डेज हो गया, ठीक है, द इंग्लिश टीचर हो गया, ठीक है, वेटिंग फॉर द महात्मा हो गया, द गाइड हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों R.K. नारायण के, अपने सारे ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा द डार्क रूम कब लिखा गया था? ठीक है, द डार्क रूम। ठीक है, द डार्क रूम। ठीक है, किसका वर्क है द डार्क रूम? R.K. नारायण का वर्क है दोस्तों। द डार्क रूम कब आया था? 1938 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ द गाइड की बात करें, इंपॉर्टेंट है द गाइड। ठीक है, द गाइड कब आया था इनका? 1958 में आया था, 1958 में आया था इनका द गाइड। और द इंग्लिश टीचर पूछा जाता है दोस्तों, इंग्लिश टीचर इनका कब आया था? वह द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर कब आया था? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, द इंग्लिश टीचर आया था इनका 1945। ये भी कई बार दोस्तों पूछा गया पहले। ठीक है, 1945 में आया था इनका द इंग्लिश टीचर। ठीक है, साथ ही साथ स्वामी एंड फ्रेंड्स की बात करें, स्वामी एंड फ्रेंड्स आया था इनका 1935 में। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स की बात करें कब आया था बताइए? अभी मैंने बताया आपको स्वामी एंड फ्रेंड। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स कब आया था इनका? स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में, 1935 में आया था। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स कब आया था? द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट कब आया था इनका? 1937 में। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपने आंसर करना है, नेम द राइटर ऑफ द पेंटर ऑफ साइंस। चलिए बताइए, द पेंटर ऑफ साइंस जो है दोस्तों, ये किसने लिखा है? राजा राव, R.K. नारायण, खुशवंत सिंह, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 14 का? बताइए, द पेंटर ऑफ साइन वर्क किसका है? तो दोस्तों ये वर्क है आपका R.K. नारायण का। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका वर्क है? R.K. नारायण का वर्क है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर करना है, विजय तेंदुलकर रोट हिज फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ। ठीक है, विजय तेंदुलकर ने फर्स्ट स्टोरी जो है किस एज में लिखी थी? 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने अपनी पहली स्टोरी लिखी थी दोस्तों, फर्स्ट स्टोरी। ध्यान रखेंगे विजय तेंदुलकर, इनके बारे में बताया मैंने आपको। विजय तेंदुलकर, इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है कि विजय तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1928 में, 1928 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बात करें दोस्तों इनकी डेथ की, तो 2008 में इनकी डेथ हुई थी।
विजय तेंदुलकर की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे आपका घासीराम कोतवाल हो गया, ठीक है, सखाराम बाइंडर हो गया, ठीक है, और कमला कन्यादान हो गया, सारे इनके वर्क्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो आंसर कीजिए। फॉर विच स्क्रीन प्ले विजय तेंदुलकर गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1977। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्क्रीन प्ले के लिए विजय तेंदुलकर को जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 1977 में। चलिए, मंथन, आक्रोश, अर्धसत्य या फिर सामना। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विजय तेंदुलकर को दोस्तों कौन सी स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 1977 में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मंथन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन पहले, तो इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है। विच रोमांटिक नोवेल हैज़ बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया आपको बताना है रोमांटिक नोवेल कौन सा है इसमें से। ऑप्शन देखिए, एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, रोजामंड ग्रे। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर। विच रोमांटिक नोवेल हैज बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, राइट आंसर हो जाएगा रोजामंड ग्रे। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोजामंड ग्रे हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन सी जो है राइट होगा, ठीक। बाकी चार्ल्स लैम्ब के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी, ठीक है, इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने, ठीक है। जैसे आपका एसेज ऑफ इलिया हो गया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया हो गया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया, ठीक है, सभी आपको ध्यान रखने। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। आपको बताना है एडवेंचर ऑफ यूलिसिस जो है ये किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पब्लिश हुआ था आपका, कब हुआ था पब्लिश्ड, 1808 में, ठीक है, 1808 में जो है पब्लिश्ड हुआ था एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ठीक है, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों होंगे, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। ठीक है, तो बोथ यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपने आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, व्हाट मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। चलिए आंसर कीजिए, रीडिंग, राइटिंग, कॉन्फ्रेंस या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। व्हाट मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, तो राइटिंग हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपने यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रांसिस बेकन से दोस्तों, तो यहाँ से आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेकन इन हिज ऐसे ऑफ स्टडीज। ठीक है, ऑफ स्टडीज आपने पढ़ा है फ्रांसिस बेकन का, ऑफ स्टडीज कब आया था, ऑफ स्टडीज इनका 1597। ठीक है, इसमें इन्होंने दोस्तों कहा है राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, यानी कि लिखना जो है एक क्या करता है, एक सटीक व्यक्ति बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ये भी आपका फ्रांसिस बेकन से है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बेकन पोइट्री मेक्स मैन, पोइट्री क्या बनाती है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अकॉर्डिंग टू बेकन पोइट्री मेक्स मैन विटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोइट्री क्या बनाती है, चतुर बनाती है, तेज बनाती है, तेज बुद्धि वाला बनाती है, ठीक है, या हाजिर जवाब बनाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, दोनों चीज़ें, ठीक है। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन एंड पोइट्री मेक्स मैन विटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
बाकी फ्रांसिस बेकन के वर्क्स आपको ध्यान रखनी है, साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था फ्रांसिस बेकन का जन्म? कब हुआ था? 1561 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, एफ्लुएंट हो जाएगा या फिर माइजर हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, यानी कि जो अपने ऋण नहीं चुका पाता उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। दिवालिया जिसको हम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। ठीक, क्या हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, लेंडर कह सकते हैं या बैंकर कह सकते हैं। ठीक है, लेंडर या फिर कह सकते हैं उसको बैंकर। ठीक है, बैंकर। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, रिच कह सकते हैं। ठीक, रिच। और माइजर आप जानती हैं, माइजर मीन्स क्या होता है? माइजर मीन्स होता है दोस्तों कंजूस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंजूस। क्लियर है, सेवर कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीव। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? पेसिमिस्ट, सोमनाबुलिस्ट, लिंग्विस्ट या फिर नन ऑफ दीज। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है। ठीक है, नींद में चलने वाले को क्या कहते हैं? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पेसिमिस्ट होगा नहीं। ठीक है, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी होता है। ठीक है, लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है दोस्तों, उसको बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन कलेक्ट्स ओल्ड थिंग्स। आपको बताना है एक ऐसा पर्सन, ठीक है, हु इज इंटरेस्टेड इन कलेक्ट्स ओल्ड थिंग्स, यानी कि जो पुरानी वस्तुओं को कलेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? एंटीक्वेरियन, न्यूमिस्मेटिक्स, अरिस्टोक्रेसी या फिर नन ऑफ दीज। एंटीक्वेरियन मीन्स क्या होता है? एंटीक्वेरियन मीन्स होता है दोस्तों आपका क्या होता है? जो पुरातत्व संबंधी वो करता है, यानी कि पुरातत्व पुरातन संबंधी पुरातन काल संबंधी, यानी कि पुरातात्विक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, यानी कि जो स्टडी करता है कॉइन्स की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अ पर्सन हु इंटरेस्टेड इन कलेक्ट्स ओल्ड थिंग्स, तो हो जाएगा आपका एंटीक्वेरियन। आंसर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका न्यूमिस्मेटिक्स मैंने बता दिया, जो अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स। और अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो अरिस्टोक्रेसी आप जानती हैं। ठीक है, कुलीन तंत्र हम जिसको बोलते हैं, उच्च वर्गीय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। न्यूमिस्मेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्री या सिक्का संग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमें पूछा गया है क्या? अ पर्सन हु इंटरेस्टेड इन कलेक्ट्स ओल्ड थिंग, यानी जो पुरानी वस्तु को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं एंटीक्वेरियन, यानी कि आपका पुरातात्विक। ठीक है, ये न्यूमिस्मेटिक्स कई बार पूछा है, इसको ध्यान में रखना है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में अपनी एंटोनिम बताना है दोस्तों, विलोम बताना है किसका? एक्सपेंड का। चलिए आंसर कीजिए, एक्सपेंड का विलोम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, वाइडन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर ग्रो होगा।
क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एक्सपेंड मीन्स क्या होता है दोस्तों, बढ़ाना होता है किसी चीज़ को, ठीक है, विस्तार करना, फैलाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। वाइडन मीन्स तो क्या होता है आपका, चौड़ा होता है, ठीक है, चौड़ा। ग्रो का आप जानती हैं, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है। और इंक्रीज आप जानती हैं, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने आंसर करना है, एंटीनम बताना है, विलोम बताना है, किसका, जुवेनाइल का, ठीक है। जुवेनाइल का जो है आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, जुवेनाइल इसका बताना है आपको, ठीक है। विलोम बताना है, उल्टा बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। जुवेनाइल मीन्स होता है दोस्तों अल्पवयस्क बच्चा, अल्पायु जो बच्चा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा विलोम इसका, तो इसका विलोम हो जाएगा मैच्योर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैच्योर यानी कि एडल्ट कह सकते हैं, ठीक है, ADULT, एडल्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने आंसर करना है दोस्तों, सिनोनियम्स बताना है आपको, किसका, मेलिफिलियस का, ठीक है। मेलिफिलियस का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, ठीक है। हार्श होगा, लाउड होगा, प्लीजेंट होगा, या फिर अनप्लीजेंट होगा। मेलिफिलियस, मेलिफिलियस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेलिफिलियस का मतलब होता है मधुर, ठीक है, मधुर कह सकते हैं, ठीक है, मीक कह सकते हैं, ठीक है, प्लीजेंट कह सकते हैं, ठीक है, पीसफुल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्लीजेंट, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हार्श आप जानते हैं, हार्श मीन्स होता है आपका कठोर, लाउड मीन्स होता है उच्च स्वर, ठीक है, तो आप जानते ही हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपने आंसर करना है दोस्तों, सिनोनियम ऑफ ल्यूमिनस। चलिए ल्यूमिनस का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, आंसर कीजिए। डार्क, डिम, डल, ब्राइट, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मीन्स होता है चमकदार, ठीक है। क्या होता है ल्यूमिनस मीन्स, चमकदार होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, शाइनिंग कह सकते हैं, ग्लोइंग कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, ब्राइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ब्राइट के साथ साथ ध्यान रखेंगे इसको कह सकते हैं शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग कह सकते हैं, ठीक है। ग्लोइंग कह सकते हैं, ग्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इम्बेरस की। चलिए इम्बेरस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है वो आपको बताना है। इम्बेरस, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। इम्बेरस का मतलब होता है दोस्तों शर्मिंदा, सेम कहते हैं जिसको, ठीक है। तो इम्बेरस की स्पेलिंग क्या होती है, EMBERRASS, ठीक है, इम्बेरस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का पहला वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इम्बेरस मीन्स होता है आपका शर्मिंदा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है वैक्यूम की, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, VACUME, VACCUM, VACWM, या फिर VACUMM। क्या हो जाएगा वैक्यूम का, वैक्यूम यानी कि निर्वात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, VA वैक्यूम, CWM, वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम, ठीक है। निर्वात, खालिस्तान जिसको हम बोलते हैं।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपने आंसर करना है व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर डाई। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी ये आप सभी जानते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 16, 10, 14, 15, 16। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 16। ठीक है, 1616 में जो है दोस्तों विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी। और विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, बॉर्न पूछा जाएगा तो 1564। ठीक है, क्लियर है। इनकी दोस्तों वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका इनकी कॉमेडीज पूछी जाती है, मैंने बताया था आपको, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये सारे इनके क्या हैं? कॉमेडीज हैं। और ट्रेजिडीज आप पता ही है आपको, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लेयर, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। ये सारे इनके क्या हैं? ट्रेजिडीज हैं। ठीक है, दुखांत। ठीक है, दुखांत नाटक। तो ध्यान रखेंगे, दोनों चीज पूछी जाती है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको आंसर करना है हु गॉट पब्लिश्ड शेक्सपियर सोनेट्स। यानी कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स को किसने पब्लिश किया था। ये मैंने पिछले वाले में भी बताया था आपको रिवीजन क्लास में। फिलिप सिडनी, थॉमस थ्रोप, जेम्स पीटरसन या फिर थॉमस नास। तो आप जानती हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को किसने पब्लिश किया था? थॉमस थॉर्प ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। और साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाता है कि थॉमस थ्रॉप के द्वारा जो है विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को कब पब्लिश किया गया था। तो 1609 में किया गया था, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, 1609 में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, शेक्सपियर रोट अ पोएम वीनस एंड एडोनिस, हु इज वीनस इन द पोएम। आंसर देखिए, गॉडेस ऑफ लव, गॉडेस ऑफ वाइन, गॉडेस ऑफ लस्ट या फिर नन ऑफ दीज। चलिए वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है दोस्तों विलियम शेक्सपियर की, यहाँ पर आपको बताना है हु इज वीनस इन द पोएम। तो पोएम में वीनस कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, आप सभी जानते हैं, गॉडेस ऑफ लव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब वीनस एंड एडोनिस दोस्तों ये क्या है पूछा जाता है, इज अ नरेटिव पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर बिटवीन 1592 1592 के आसपास जो है ये लिखा गया था, 1592-93 में। भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस ये क्या है दोस्तों? ये एक नरेटिव पोएम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है नैरेटिव पोएम। ठीक है, क्लियर है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ जेबी शॉ फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल प्ले। आपको बताना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फर्स्ट कॉमर्शियली जो है सक्सेसफुल प्ले कौन सा था। कैंडिडा, पिग्मेलियन, आर्म्स एंड द मैन या फिर मैन एंड सुपरमैन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है व्हाट वाज द नेम ऑफ जेबी शॉ फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल प्ले। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्म्स एंड द मैन दोस्तों ये पूछा जाता है कि आर्म्स एंड द मैन जो है कब लिखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आर्म्स एंड द मैन जो है दोस्तों ये कब लिखा गया था, 1894 में इसको लिखा गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। किसका वर्क है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। और ये फर्स्ट जो है कॉमर्शियली सक्सेसफुल प्ले है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। ठीक है, बात करें दोस्तों कैंडिडा की, तो कैंडिडा कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1897 में लिखा गया था। ठीक है, ये भी जॉर्ज बर्नार्ड का शो है। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वर्क है। ठीक है, कैंडिडा मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। पिग्मेलियन की बात करें तो पिग्मेलियन भी जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वर्क है। ये आया था 1914 में। ठीक है, 1914 में आया था। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन की बात करें तो ये भी जो है आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, जीबी शॉ का वर्क है। ये आया था आपका 1903 में। कब आया था? 1903। ठीक है, ये सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। ठीक है, एक इनका वर्क है दोस्तों मेजर बारबरा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेजर बारबरा।
ये आया था इनका 1905 में। ठीक है, सेंट जॉन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पूछा जाता है कई बार। सेंट जॉन, सेंट जॉन कब आया था इनका वर्क? सेंट जॉन आया था 1923 में, 1923 में आया था सेंट जॉन। ये भी पूछा गया है पहले, तो आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर करना है दोस्तों। जीबी शॉ वॉज अ मेंबर ऑफ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दोस्तों मेंबर थे। ठीक है, किस सोसाइटी के ये मेंबर थे आपको बताना है? फेबियन सोसाइटी, मॉरल सोसाइटी, ठीक है, फेसिस्ट सोसाइटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बता रखा है दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ये मेंबर थे दोस्तों फेबियन सोसाइटी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर करना है दोस्तों, विच वॉज थॉमस हार्डीज फर्स्ट नोबल। चलिए आंसर कीजिए। थॉमस हार्डी का आपको फर्स्ट नोबल पूछा है, फर्स्ट नोबल पूछा है, फर्स्ट पब्लिश्ड नोबल नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? रिच डैड पुअर डैड, द पुअर मैन एंड द लेडी, थिंक एंड ग्रो रिच, या फिर थिंक एंड ग्रो पुअर। थॉमस हार्डी का फर्स्ट नोवेल पूछा है दोस्तों आपको। फर्स्ट नोवेल था इनका दोस्तों, कौन सा था? द पुअर मैन एंड द लेडी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दो टाइप से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए, पहला तो आपको पूछा जा सकता है थॉमस हार्डी का फर्स्ट नोवेल, तो आप करेंगे आंसर द पुअर मैन एंड द लेडी। अगर आपको पूछ लिया जाए फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल, ठीक है, अगर पब्लिश्ड नोवेल पूछा जाए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल, तो फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल कौन सा था दोस्तों? थॉमस हार्डी का, तो आप सभी जानते हैं डिस्परेट रेमेडीज, डेस्परेट, डेस्परेट रेमेडीज। ठीक है, डेस्परेट रेमेडीज कब आया था इनका? ये आया था इनका 1871 में, 1871 में आया था। ठीक है, द पुअर मैन एंड द लेडी ये लिखा था इन्होंने, कब लिखा था? ये लिखा था 1867 68 के आसपास। ठीक है, 67 68 के आसपास लिखा था, द पुअर मैन एंड द लेडी। तो दोस्तों दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको थॉमस हार्डी का फर्स्ट नोवेल पूछा जाए, आंसर करेंगे द पुअर मैन एंड द लेडी। अगर पूछा जाए फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल पूछा जाए, तो आंसर करेंगे डेस्परेट रेमेडीज। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आंसर करेंगे दोस्तों, विच एपिक ड्रामा ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विथ नेपोलियनिक वॉर्स। आपको बताना है कौन सा एपिक ड्रामा है थॉमस हार्डी का जो डील्स करता है दोस्तों नेपोलियनिक वॉर पर। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, द डायनेट्स, चेंज्ड मैन, द ग्रेव बाय द हैंड पोस्ट, या फिर एंटर ए ड्रैगन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? आपको थॉमस हार्डी का एपिक ड्रामा बताना है जो आपका नेपोलियनिक वॉर से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा द डायनेट्स। ठीक है, ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, डायनेट्स ये दोस्तों एपिक ड्रामा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको बताना है इन विच ईयर वॉज E.M. फॉस्टर बॉर्न। चलिए आंसर कीजिए। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ E.M. फॉस्टर का जन्म कब हुआ था? 1865, 71, 79, या फिर 83। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? E.M. फॉस्टर से पूछा जाता है दोस्तों, इनके वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे अ रूम विथ अ व्यू, ठीक है, हावर्ड्स एंड, ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया, काफ़ी सारे वर्क्स हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? कब हुआ था E.M. फॉस्टर का जन्म? 1879। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1879 में E.M. फॉस्टर का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है, तो इनका जन्म हुआ था लंदन में। ठीक है, और बात करें दोस्तों इनकी डाइट की, इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1970 में। ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इनका पूरा नाम पूछा जाता है, E.M. फॉस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ठीक है,
एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरा नाम पूछा जा सकता है आपको। साथ ही साथ दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे मैंने सारे बता रखे हैं आपको। ठीक है, सारे ध्यान में रखने। अ पैसेज टू इंडिया कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया कब आया था इनका एक वर्क बताइए। अ पैसेज टू इंडिया कब आया था? तो कई बार पूछा गया है, 1924 में, 1924 में आया था। ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया किसका वर्क है? E.M. फॉस्टर का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द सेकंड नोबल रिटन बाय फॉस्टर। आपको बताना है E.M. फॉस्टर का सेकंड नोबल कौन सा है। चलिए आंसर कीजिए। हार्वर्ड्स एंड द लॉन्गेस्ट जर्नी, अ रूम विथ अ व्यू, अ पैसेज टू इंडिया। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर सेकंड नोबल पूछा है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 18 का? E.M. फॉस्टर का सेकंड नोबल था दोस्तों, कौन सा? द लॉन्गेस्ट जर्नी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। E.M. फॉस्टर का सेकंड नोबल कौन सा था? द लॉन्गेस्ट जर्नी। कब आया था ये आया था 1907 में। ठीक है, 1907 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा E.M. फॉस्टर का जो है पहला फर्स्ट नोबल। ठीक है, इनका फर्स्ट नोबल कौन सा था बताइए। E.M. फॉस्टर का फर्स्ट नोबल था इनका वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। ठीक है, क्लियर हो गया। कब आया था इनका ये वर्क? यह आया था 1905, 1905। तो दोनों नोबल आपको ध्यान में रखने हैं। E.M. फॉस्टर का फर्स्ट नोबल है आपका वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, 1905 में आया था। और सेकंड नोबल है इनका द लॉन्गेस्ट जर्नी, 1907 में आया था। ठीक है, दोनों ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। बाकी मैंने आपको बता दिया पैसेज टू इंडिया कब आया था, 1924 में आया था अ पैसेज टू इंडिया। और अ रूम विथ अ व्यू ये आया था 1908 में, 1908 में। ठीक है, साथ ही साथ हार्वर्ड्स एंड जो है इनका कब आया था ये भी पूछ लिया जाएगा। हार्वर्ड्स एंड इनका आया था दोस्तों, कब आया था? 1910 में, 1910 में। क्लियर है। चलिए इसको एक बार नोट कर लो। पहला और दूसरा नोबल ध्यान रखेंगे E.M. फॉस्टर का। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया ये कब आया था, 1924 में आया था। ठीक है, द लॉन्गेस्ट जर्नी मैंने भी बताया आपको। ठीक है, कब आया था लॉन्गेस्ट जर्नी? ये आया था 1907 में। ठीक है, अ रूम विथ अ व्यू ये आया था आपका, कब आया था? 1908 में आया था, 1908। और हार्वर्ड्स एंड जो है ये आया था 1910 में। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट इन द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द काउ। आपको बताना है प्रोटैगोनिस्ट यानी कि हीरो बताना है किस नोवेल का, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? गौरी, सोहनी, सजनी या फिर लैला। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ किसका नोवेल है दोस्तों ये? द ओल्ड वुमेन एंड द काउ ये दोस्तों नोवेल किसका है? ये है दोस्तों मुल्कराज आनंद का। ठीक है, मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद का नोवेल है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। तो यहाँ पर आपको प्रोटैगोनिस्ट पूछा है, यानी कि इसका प्रोटैगोनिस्ट कौन है इस नोवेल का? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों, गौरी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ रिटन बाय मुल्कराज आनंद। और कब लिखा गया था दोस्तों ये पूछा जा सकता है। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ ये लिखा गया था 1960 में, 1960 में लिखा गया था।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस नोवेल का प्रोटैगोनिस्ट गौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आपने आंसर करना है। द मॉर्निंग फेस वॉज पब्लिश्ड इन, आपको बताना है मॉर्निंग फेस पब्लिश कब हुआ था दोस्तों। मैंने बता रखा है आपको 1968, 1966, 67 या फिर 65। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। द मॉर्निंग फेस रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है, ये दोनों मुल्कराज आनंद के हैं, ऊपर वाला भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मॉर्निंग फेस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने इसको लिखा। ठीक है, मुल्कराज आनंद। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। पब्लिश कब हुआ था ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1968 में पब्लिश हुआ था दोस्तों द मॉर्निंग फेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद के सारे वर्क्स आप जानती हैं, जैसे आपका अनटचेबल हो गया, कूली हो गया। ठीक है, ये सारे आपने पढ़े हैं। द बिग हार्ट हो गया, द विलेज हो गया। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड हो गया। इनका एक पूछा जाता है, द लॉस्ट चाइल्ड इनका कब आया था। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड कब आया था दोस्तों, ये आया था आपका 1934 में, 1934 में आया था द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने बता रखे हैं मुल्कराज आनंद के आपको सारे, तो सभी दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, आप पब्लिश पूछा जा सकता है। ठीक है, रिटन पूछा जा सकता है, कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है राइटर को तैयार करना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।